साथियों नमस्कार। आज के इस सेशन में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से शुरू करेंगे। इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम भी कवर करेंगे डिटेल में, इंटरनल अम्बर्समेंट स्कीम, और अगर समय ने अलाउ किया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड डीएसीजीसी कवर करेंगे। अगर टाइम ना बचा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड डीएसीजीसी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सबसे पहले हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से शुरू करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता क्या है? अंडर सेक्शन 13 डिफाइन किया गया है। अंडर सेक्शन 13 ये बोला गया है कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एज पर सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चेक की डेफिनेशन है जो बेसिकली मैं कंज्यूमर अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है। इंपॉर्टेंट इसके जो सेक्शन है वही कवर करेंगे ब्रीफली। सेक्शन 6 में चेक की डेफिनेशन दी गई है। चेक क्या होता है? एज पर सेक्शन 6, चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। चेक क्या होता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉन है, विच इज पेएबल नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। डिमांड पे ही पेएबल होता है। चेक के अंदर ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक भी इंक्लूडेड है। Check can be drawn in any language. Check can be partly in one language, partly in other language. ऐसा भी हो सकता है। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। सिग्नेचर किसी और भाषा में हो सकते हैं, चेक किसी और भाषा में हो सकता है, पे का नाम किसी और लैंग्वेज में हो सकता है, अमाउंट किसी और लैंग्वेज में हो सकता है। कोई इसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक वैलिड है, पेएबल है। पोस्ट डेटेड चेक की पेमेंट ड्यू कोर्स में नहीं मानी जाएगी। ठीक है। बैंक कैन नॉट डेबिट द कस्टमर अकाउंट। सो ड्यू डेट जो उसके ऊपर डेट लिखी हुई है चेक की, उससे पहले चेक को पे नहीं करना। चेक का ये फॉर्म है, फॉर्म ऑफ चेक कोई प्रेस्क्राइब नहीं की हुई, लेकिन लॉ में कोई प्रेस्क्राइब नहीं है। लेकिन नॉन सीटीएस चेक प्रोसेस नहीं करने के लिए रिंग हाउस में ये अब आ गया है कि नॉन सीटीएस सीटीएस चेक की फॉर्मेट अपने आप ही प्रेस्क्राइब्ड होगी, क्योंकि उसमें बकायदा सा हर चीज प्रेस्क्राइब्ड है। वैसे हम ये तो नहीं कहेंगे फॉर्मेट ऑफ चेक इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड, किसी एक्ट में नहीं प्रेस्क्राइब्ड, लेकिन सीटीएस रूल है जो सीटीएस रूल में प्रेस्क्राइब है। नॉन सीटीएस चेक क्लियरिंग हाउस में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एंटीडेटेड चेक है जो, वो क्या होता है? इसकी कई बार क्वेश्चन आया कि एंट्रीडेटेड चेक क्या होता है। एंट्रीडेटेड चेक वो होता है जो बियर्स डेट बिफोर द डेट ऑफ इशू। अगर चेक के ऊपर आज की डेट लिखी हुई है, 12 जनवरी का चेक को इशू प्रेजेंट किया गया, चेक के ऊपर 10 तारीख की डेट है, तो एंट्रीडेटेड चेक क्या आ जाएगा? एंट्रीडेटेड चेक नॉर्मल चेक है। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? जो आने वाले टाइम का। ठीक है। वैलिडिटी चेक की कितनी होती है? 3 महीने। पहले 6 महीने होती थी, काफी देर से 3 महीने चल रही है। अगर अमाउंट वर्ड एंड फिगर में डिफर करता हो, सेक्शन 18 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड शुड बी पेड, बट इफ कॉलम ऑफ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक एंड इन वर्ड इट इज फिल्ड देन द चेक बी रिटर्न्ड एज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट या इंचुएट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। अगर इसमें वर्ड में या फिगर में से एक चीज मिसिंग है तो उसको इंचुएट इंस्ट्रूमेंट के नाम पे इंचुएट इंस्ट्रूमेंट का कहकर उसको वापस करना होगा। अगर डिफर करता है तो वर्ड वाली फिगर है जो वर्ड वाली, उसको पे किया जाता है। When signatures are forged, paying banker has no right to debit the account of customer even if the forged signature exactly match with the original. Forged signature चाहे वो ओरिजिनल के साथ बिल्कुल काफी मिलते हो, नेक्ड आई से या वैसे पता ना चलता हो, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि सिग्नेचर उसके नहीं है तो बैंकर को कोई राइट नहीं है। यहाँ पे बैंकर रिसीविंग एंड पे आ जाता है कि चेक अगर सिग्नेचर फोर्ज है तो बैंक कैन नॉट डेबिट द अकाउंट ऑफ द कस्टमर इफ देयर इज डिफरेंस इन सिग्नेचर। लेकिन सिग्नेचर जेन्युइन है उसी आदमी के, तो कस्टमर रिफंड सीक नहीं कर सकता। मान लीजिए कस्टमर ने डिफरेंटली नोइंगली और अनोइंगली सिग्नेचर कर दिए, तो सिग्नेचर उसी के हैं, वो मानता है उसी के हैं, जब मानता है, जब प्रूव हो जाते हैं कि उसी के हैं, देन ही कैन नॉट से कि भी सिग्नेचर टैली नहीं करते थे, आपने पे कर दिया तो पे हो गया, तो वो रिफंड नहीं ले सकेगा। सॉरी। जब कोई चेक किसी अरेस्टेड और कन्विक्टेड पर्सन का प्रेजेंट होता है, इवन इफ नोटिस इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट, चेक्स हैव टू बी पेड अनलेस ऑर्डर फ्रॉम कॉम्पिटेंट कोर्ट रिस्ट्रेनिंग पेमेंट आर रिसीव्ड।
अगर कोई कन्विक्टेड है या जेल में है आदमी या अरेस्ट हुआ हुआ है, उसका साइन किया हुआ चेक आता है, सिग्नेचर टैली होते हैं, तो कोई इशू नहीं है, चेक पे करना है। अनटिल एंड अनलेस कॉम्पिटेंट कोर्ट से पेमेंट रिस्ट्रेन करने का कोई ऑर्डर नहीं आता। अगर उसके सिग्नेचर टैली करते हैं, सिग्नेचर वो पहले करके देके गया हुआ है चेक बुक से, फिर तक कोई इशू नहीं है। या जो पहले करके देके गया है, या जेल में भी किसी से ने करवाए हो सकते हैं ड्यूरिंग मीटिंग, तो सिग्नेचर अगर टैली करते हैं तो कोई इशू नहीं है। मटेरियल अल्टरेशन क्या होती है? मटेरियल अल्टरेशन होती है विच में अफेक्ट द राइट्स, लायबिलिटी और लीगल पोजीशन ऑफ द प्रेयर पार्टीज देन देन दोज ओरिजिनली एक्सप्रेस्ड। मटेरियल अल्टरेशन क्या होती है? विच में अफेक्ट द राइट्स एंड लायबिलिटी और लीगल पोजीशन ऑफ द पिछली पार्टीज की। मटेरियल अल्टरेशन इनवैलिडेट कर देती है इंस्ट्रूमेंट को अगेंस्ट द पार्टीज हु हैव नॉट कंसेंटेड टू द अल्टरेशन। आरबीआई ने स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू चेक्स अंडर ट्रंकेशन सिस्टम इशू किया हुआ है, सीटीएस में गाइडलाइन इशू की हुई है। उसमें ये भी गाइडलाइन आई है कि अल्टरेशन अदर देन रिवैलिडेशन ऑफ चेक्स आर नॉट टू बी अलाउड। सो किसी तरह की अल्टरेशन, पहले होता था कि अल्टरेशन होगी, वैसे अदरवाइज लॉ कहता है, जब प्रैक्टिस कहती है, पहले प्रैक्टिस में चलता था, प्रैक्टिस में कि चेक के ऊपर अगर कोई कटिंग है तो फुल सिग्नेचर करके अगर आदमी ने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया तो मानी जाती थी, वैध मानी जाती थी। लेकिन सीटीएस की गाइडलाइन जो आई है उसमें यह है कि चेक के ऊपर किसी तरह की मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन इवन विद सिग्नेचर अलाउड नहीं है। सो फ्रेश चेक इशू करना पड़ेगा अगर इस तरह की कोई होती है। जो ड्रार का राइट है स्टॉप पेमेंट का, दैट इज एब्सोल्यूट। नॉर्मली बैंक का स्टॉप पेमेंट लेते समय ये उसको लिख के दे देते हैं कि स्टॉप पेमेंट एक्सेप्ट कर ली, हाउएवर बैंक विल नॉट बी रिस्पांसिबल इफ द चेक इज पेड। बैंक जो इस तरह का जो मर्जी लिख के दे दे, बैंक विल रिमेन रिस्पांसिबल आफ्टर द रिसीट ऑफ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन। अगर कोई चेक पे हो जाता है, बैंक विल रिमेन लायबल। बैंक कैन नॉट डेबिट द अकाउंट आफ्टर द रिसीट ऑफ स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन रिमेन इन फोर्स फॉर 3 मंथ। पहले 6 मंथ होता था, क्योंकि अब चेक की वैलिडिटी 3 मंथ है, तो 3 मंथ ही रहेगा। सेक्शन 138 है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 138 क्या होता है? प्रोवाइड फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी ऑन द ड्रार ऑफ द डिसऑनर्ड चेक, subject to the provision that check should have been issued for discharge of any debt either partly or fully। सेक्शन 138 ये कहता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी है अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन है कि चेक है जो किसी डेट की डिस्चार्ज के लिए इशू किया गया हो, कोई गिफ्ट के तौर पे ना दिया गया हो, उसने पैसा देना हो, लेना हो, जेन्युइनली वो डेटर हो, उसने अपने डेटर को डिस्चार्ज करने के लिए चेक दिया हो, तो इस तरह के चेक की अगर कोई रिटर्न हो जाता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 138 फिक्स हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है 138 को इन्वोक करने के लिए? चेक शुड हैव बीन प्रेजेंटेड विद इन इट्स वैलिडिटी पीरियड और 3 मंथ विच एवर इज अर्लियर। तो वैलिडिटी के अंदर जहाँ विद इन 3 मंथ विच एवर इज अर्लियर आता है, चेक पे प्रेजेंट किया होना चाहिए। चेक शुड हैव बीन डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। चेक इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण डिसऑनर होना चाहिए। इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंट बैलेंस करंट अकाउंट वगैरह में वैसे होता है या सेविंग में, जहाँ सीसीओडी खाते में भी अगर एक्सीड जो अरेंजमेंट है उसको भी इनसफिशिएंट फंड माना जाएगा। अगर करंट अकाउंट एंड सीसी अकाउंट दोनों में इक्वली एप्लीकेबल है, स्टॉप पेमेंट करवा दिया करने या अकाउंट क्लोज करके भाग गया आदमी, तो भी ये सेक्शन 138 के अंतर्गत इसको ऑफेंस माना जाएगा। ये इस तरह की काफी सारी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। जब चेक डिसऑनर हो जाता है, पेई है या होल्डर है चेक का, ही शुड डिमांड पेमेंट विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। चेक के डिसऑनर की इंफॉर्मेशन आने के 30 डेज के अंदर उसने पेमेंट डिमांड करनी है चेक के इश्यूअर से, ड्रार से। कब करनी है? विद इन 30 डेज। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कि पेमेंट कब डिमांड करेगा? जब उसको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई डिसऑनर की, उसके 30 डेज के अंदर। ड्रार कैन मेक पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस। ड्रार इस तरह के नोटिस रिसीव होने के 15 दिन के अंदर पेमेंट भी कर सकता है। तो पहले चेक पे इशू किया उसने, चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर होने के बाद उस बंदे ने जो पेई है या होल्डर है, वो नोटिस देगा उसको विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन।
तो उसके नेक्स्ट 15 दिन के अंदर वो आदमी पेमेंट कर सकता है। अगर वो पेमेंट कर देता है तो सेक्शन 138 इन्वोक नहीं होगा, कोई उसके अगेंस्ट केस नहीं किया जा सकता। अगर फिर भी वो पेमेंट नहीं करता, कंप्लेंट शुड बी मेड विद इन 1 मंथ ऑन द डेट ऑन विच काज ऑफ एक्शन अराइजेज अंडर सेक्शन 142। इसके 142 में दिया गया है कि कंप्लेंट 1 मंथ के अंदर करनी चाहिए ऑन द डेट ऑन विच काज ऑफ एक्शन अराइजेज। काज ऑफ एक्शन कब अराइज होएगा? जब 15 दिन उसको दिखे, उसने 30 दिन के अंदर उसने नोटिस देना था। जब भी नोटिस दे दिया, 28वें दिन दे दिया या 15वें दिन दे दिया या 10वें दिन दे दिया, जब भी उसने नोटिस दे दिया उसके 15 दिन के अंदर उसने पेमेंट करनी थी दार ने। अगर जिस डेट को उसने नोटिस दिया उसके 15 दिन निकलने के बाद काज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। काज ऑफ एक्शन अराइज होने के विद इन 1 मंथ उसको कंप्लेंट लॉन्च करनी है अंडर सेक्शन 130। दिस सेक्शन 142 कहता है कि 1 मंथ के अंदर करनी है। तो 138 ये सेक्शन है, बेसिकली 138 से 142 इसी से रिलेटेड है सारे टेक डिसऑनर से। इन सेक्शन 138 के नाम से मेन सेक्शन का 138 है। सूट फाइल कहाँ होएगी 138 की? सूट कैन बी फाइल्ड इन ए कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द बैंक ब्रांच वेयर द पेई है अकाउंट। जहाँ पेई का अकाउंट है, अगर पेई ने कलेक्शन के लिए चेक दिया था, चेक मतलब मान लीजिए दिल्ली का अकाउंट होल्डर है, उसने बॉम्बे में चेक दिया, बॉम्बे में किसी आदमी ने अपने बैंक में जमा करवाया, पेई का अकाउंट बॉम्बे में है तो बॉम्बे में केस कर सकता है। यहाँ पे पेई का अकाउंट है, अगर उसने कलेक्शन में दिया है। अगर काउंटर पे प्रेजेंट किया है, देखो चेक दे दिया ए ने बी को, बी उसको ए के बैंक में जाके काउंटर पे भी प्रेजेंट कर सकता है कैश पेमेंट के लिए। इस तरह के केस में नॉर्मली कैश के लिए, नॉर्मली जहाँ उसका खुद का उसी बैंक में अकाउंट हो तो अकाउंट में जमा करने के लिए उसी बैंक में उसी ब्रांच में भी जा सकता है। ऐसे केस में उस जगह पे केस फाइल होगा जहाँ पे ड्रार का बैंक लोकेटेड है, जहाँ पे अकाउंट होल्डर का बैंक लोकेटेड है, जिस ब्रांच का ये चेकबुक है, जिस ब्रांच का ये अकाउंट है। जब कोई 138 में कंप्लेंट लॉन्च होती है, कोर्ट के पास इंटरिम कंपनसेशन देने का भी प्रावधान है, 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। इंटरिम क्योंकि केस चलता है कोर्ट में, थोड़ा टाइम लगता है। इंटरिम कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक कंप्लेनेंट को देने के लिए ट्रायल कोर्ट डिसीजन दे सकता है विद इन 60 डेज। जहाँ 30 डेज का एक्सटेंशन भी उसमें दे सकता है। अगर ड्रार 60 डेज में नहीं पे कर सकता या अपनी इनेबिलिटी एक्सप्रेस करता है तो उसको 30 डेज का और टाइम मिल सकता है। सो कोर्ट्स की जो पावर है 20% इंटरिम कंपनसेशन अमाउंट ऑफ चेक का इमीडिएटली जैसे केस फाइल होता है वो अवार्ड कर सकता है। कल को केस में अगर वो ड्रा जीत जाता है, एक्विट हो जाता है, तो कंप्लेनेंट ने वो पैसा वापस करना होगा विद इन 60 डेज और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 30 डेज। फर्दर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 30 डेज के लिए विद इंटरेस्ट एट बैंक रेट। बैंक रेट के ऊपर इंटरेस्ट भी कंप्लेनेंट को देना होगा। सो कंप्लेनेंट है जो, उसको 20% इंटरिम कंपनसेशन मिल जाएगी विद इन 16 डेज, 60 दिन के अंदर, या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 30 डेज। लेकिन अगर वो हार जाता है केस पे ही तो ड्रार को वो पैसा वापस मिल जाएगा। ड्रार अगर क्विट हो जाता है तो जो कंप्लेनेंट है उसने जो पैसा लिया था वो विद इन 60 डेज और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 30 डेज में वापस करना है, साथ में ब्याज के साथ। कौन सा ब्याज? विद इंटरेस्ट एट बैंक रेट। ये क्या, कौन सा एक्ट है? सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, 2018 में ये अमेंडमेंट हुई थी ये इंटरम कंपनसेशन की। 138 143A नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ये अमेंडमेंट 2018 में हुई थी इंटरम कंपनसेशन की। डिसऑनर के लिए ड्रार को पनिशमेंट क्या हो सकती है? 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड और फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। या तो 2 साल तक की सजा, जहाँ फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ, ये दोनों भी हो सकते हैं। अगर समरी ट्रायल में कन्विक्शन होती है, मजिस्ट्रेट हैज बीन empowered to pass a sentence not exceeding 1 year imprisonment and fine not exceeding ₹5,000 or both। अगर समरी ट्रायल में कन्विक्शन होती है, जो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि जो सेंटेंस है ऊपर, जो वैसे 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट है इस केस में, लेकिन अगर कन्विक्शन समरी ट्रायल में होती है तो 1 साल से ज्यादा की नहीं होगी और फाइन 5,000 से ऊपर नहीं होगा। जबकि वैसे अदरवाइज पनिशमेंट डिसऑनर के लिए 2 साल की सजा है, जेल है, इम्प्रिजनमेंट है, और फाइन है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और बोथ। लेकिन समरी ट्रायल के केस में मजिस्ट्रेट के पास पावर है फॉर पासिंग a sentence not exceeding 1 year and fine not exceeding 5,000 or both। जो डिसऑर्डर्ड चेक है
डिसऑनर्ड चेक बैंक ने पे को विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग बैक एज डिसऑनर्ड वापस करना होता है। ये गाइडलाइन है कि 24 घंटे के अंदर उसको वापस देना है, सो दैट वो अपना सेक्शन 138 के प्रोविजन को इन्वोक करके केस करना है तो केस कर सके। जैसे सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, आज के जमाने में चेक इलेक्ट्रॉनिक चेक आने लग गए, तो उसके लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 बना था। उसका सेक्शन 25 सिमिलर सेक्शन है, सेक्शन 25 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। डिसऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ द फंड के लिए सेक्शन 25 इन्वोक होगा। Electronic fund transfer initiated by a person from an account maintained by him cannot be executed on the ground that a money standing to the credit of account is insufficient to honor the transfer instruction, or it exceeds the arrangement of CC or OD account. Such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provision of this act, be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine which may be twice the amount of check, electronic fund transfer, or with both. ये बेसिकली जस्ट लाइक सेक्शन 138, इसमें 2 साल की सजा या डबल द अमाउंट ऑफ द चेक का प्रावधान है। सभी सारी कंडीशन 138 वाली नेगोशिएशन वाली जहां भी लगेंगी, ये जहां पे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इनिशिएट किया हुआ वापस हो जाए ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, यहाँ पे सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट सेटलमेंट एक्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत केस चलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक जो कह लो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है इनिशिएट हुई थी वो डिसऑनर हुए, तो उसके लिए इस कानून से, इस एक्ट से पुनिशमेंट या फाइन होगा। पेइंग बैंकर, जो पेइंग बैंकर को बहुत सारी प्रोटेक्शन मिलती है, कोई गलती हुई मान लीजिए, एक सबसे तो इम्पोर्टेंट है पेमेंट इन ड्यू कोर्स, सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। पेमेंट सेक्शन 10 और पेमेंट इन ड्यू कोर्स बहुत बार एग्जाम में आता है, क्या होता है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 10, जिसका मतलब यह है कि पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद अपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount mentioned therein. So payment in due course होती है कि पेमेंट in accordance with apparent tenor कर दी और गुड फेथ में बिना किसी इस तरह का कोई विश्वास, इस तरह के कोई रात सर्कमस्टेंसेस नहीं थे जिससे उसको कोई ग्राउंड मिले कि सोचने का कि ये पेमेंट सही नहीं की जा सकती। कहने का मतलब गुड फेथ में जो पेमेंट अगर बैंक ने कर दी तो बैंक प्रोटेक्टेड है, तो उसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स बोला जाता है। अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है, तो बैंक इज प्रोटेक्टेड। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कौन सी होती है? पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद अपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन अंडर सर्कमस्टेंसेस व्हिच डू नॉट अफोर्ड ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड देयरइन। सेक्शन 10 एक तरह से रट्टा लग जाता है, मेरे को 40 साल 35 साल से लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 10, इसलिए मैंने इतना फास्टली बोल दिया, ये उसी समय का रट्टा लगा हुआ है। अकाउंट पे ही चेक है शुड नॉट बी पेड अक्रॉस द काउंटर, ये भी गाइडलाइन है। पेमेंट मेड आफ्टर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन है, जब बैंकिंग आवर के बाद की पेमेंट की है, जब फॉरवर्ड चेक की पेमेंट की है, वो उसे भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहा जा सकता। ये एग्जांपल दी है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स कौन कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। बैंकर को अंडर सेक्शन 89 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी प्रोटेक्शन मिलती है पेइंग बैंकर को। कौन सी? उसकी सेक्शन 89 क्या बोलता है? वेयर ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक हैज बीन मटेरियली अल्टर्ड, मटेरियल अल्टरेशन है बट डज नॉट अपीयर टू हैव बीन सो अल्टर्ड, लेकिन है तो मटेरियली अल्टर्ड, लेकिन नजर नहीं आ रहा, लगता नहीं है कि अल्टर किया हुआ है। और चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विच डज नॉट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन अपीयर टू बी क्रॉस, कैश पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ लेकिन देखने में पता नहीं चल रहा कि क्रॉस था, या क्रॉसिंग थी, क्रॉसिंग को ओब्लिटरेट कर दिया, मिटा दिया गया है। पेमेंट देयर ऑफ बाई पर्सन और बैंकर लायबल टू पे and paying the same according to apparent tenure at the time of payment and otherwise in due course shall discharge such person or banker from all liability thereon, and such payment shall not be questioned by reason of the instrument having been altered or the check crossed. So अगर material alteration है या क्रॉस चेक है, उसकी पेमेंट कर दी बैंकर ने, ठीक है, लेकिन वो गुड फेथ में कर दी उसने, उस समय वो क्रॉसिंग लग नहीं रही थी या लग नहीं रहा था कि मटेरियल अल्टर्ड है, जिस बंदे ने पेमेंट करी है अपरेंट टेन्योर में की है, उस आदमी को वो, उस बैंक को
प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 89। सो प्रोटेक्शन सेक्शन 89 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मिलती है। Where check is in an electronic image of truncated check, any difference in apparent tenor of such electronic image and the truncated check shall be a material alteration, and it shall be the duty of the bank or the clearing house to ensure the exactness of the apparent tenor of the electronic image of the truncated check while truncated and transmitting the image। जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज होगा ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब उस केस में भी ये इक्वली एप्लीकेबल है। अगर वो बैंक जो प्रेजेंट कर रहा है, जो क्लियरिंग हाउस है, उसकी जो जिम्मेवारी है कि एग्जैक्टनेस हो, प्रिंटर की प्रॉपर उसकी इमेज प्रॉपरली भेजा जाए, ट्रंकेट करते समय, इमेज बनाते समय मॉडिफाई ना कर दिया जाए किसी तरह का। दूसरी कंडीशन जैसे हमने पहले दो तीन बार डिस्कस कर ली, पर्सन मेकिंग पेमेंट मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। प्रोटेक्शन तभी मिलेगी अगर उसको आदमी का टाइटल चेक कर सकता है, उसने नहीं किया। मान लीजिए एक बियरर आता है 10 लाख रुपए का चेक लेके, रिक्शा पुलर आता है, या कोई इस तरह का आदमी आता है, पता लगता है कि किसकी इतनी वर्थ नहीं है, तो अगर उस बैंक प्रॉपरली उससे इंक्वायर नहीं करता तो भी इसे गुड फेथ में या विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट नहीं माना जाएगा। पेमेंट किसको करनी है? जो आदमी पोजेस कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को और वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है। जो वैलिड डिस्चार्ज नहीं कर सकता, मान लो लुनेटिक है, उसको पेमेंट कर दी, वैलिड डिस्चार्ज नहीं हुआ, सिग्नेचर नहीं हुआ, तो उसको ड्यू कोर्स की पेमेंट नहीं माना जाएगा। फोर्ज्ड इंडोर्समेंट की बात करते हैं। इंडोर्समेंट क्या होती है? एक आदमी दूसरे के नाम पे चेक कर देता है, पीछे लिख के कि पेट, मान लीजिए राम के नाम पे है चेक, पीछे वो कहेगा पे टू श्याम, राम अपने साइन कर देगा, उसे इंडोर्समेंट बोला जाता है। कितनी भी इंडोर्समेंट हो सकती है, राम ने श्याम को कर दी, श्याम आगे कृष्ण को कर सकता है, कृष्ण आगे कर सकता है, और उसके ऊपर कितनी भी इंडोर्समेंट्स हो सकती हैं। Check may contain any number of endorsements and bank cannot verify each and every endorsement, बैंक verify नहीं कर सकता। Therefore, law has provided statutory protection to the paying banker provided the endorsement is regular। endorsement regular होनी चाहिए as per provision relating to endorsement। regular का क्या मतलब है? सेम नेम सेम स्पेलिंग उसके होने चाहिए, उसके नेम में जो पेई का नेम चेक के ऊपर है। उसके बाद आगे जैसे जिसके नाम पे एंडोर्समेंट हुई है, जो एंडोर्सी है, उसके सेम नेम से आगे फर्दर एंडोर्समेंट अगर कोई हो रही है, तो एंडोर्समेंट शुड बी रेगुलर। रेगुलर होना जरूरी है, बैंक रेगुलर ही दे सकता है। बैंक उसकी जेन्युइननेस तो, बैंक के पास कोई इस तरह का साधन नहीं है कि वो वेरीफाई कर सके। तो अगर पेमेंट एंडोर्समेंट रेगुलर है तो बैंक गेट्स प्रोटेक्शन। अगर ऑर्डर चेक है बिना किसी इंडोर्समेंट के किसी और को पे होता है, बैंकर विल नॉट गेट प्रोटेक्शन। ऑर्डर के स्टॉप ऑर्डर चेक के केस में कोई अगर इंडोर्समेंट नहीं है तो जो पे है उसी को पे होना चाहिए। सिमिलरली नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल इफ ड्रार सिग्नेचर आर फॉरवर्ड। सो ड्रार के सिग्नेचर अगर फॉरवर्ड है तो कोई प्रोटेक्शन किसी तरह की नहीं मिलती। जब कोई कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, कई चेक आ गए, कुछ चेक पे हो सकते हैं, कुछ पे नहीं हो सकते, तो उसकी क्या गाइडलाइन है? चेक शुड बी पेड इन ऑर्डर ऑफ रिसीट। जैसे जैसे आए वैसे वैसे क्रोनोलॉजिकली वैसे वैसे पे होने चाहिए प्रैक्टिकली। तो एफर्ट शुड बी, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऑर्डर डिटरमिन नहीं हो पाता अभी कौन सा पहले आया अकाउंट में, बाद में आया, इकट्ठे आ गए कि क्लियरिंग में। बैंक की फिर डिस्क्रिप्शन है एंड एफर्ट शुड बी मेड टू पे द चेक ऑफ स्मॉलर अमाउंट फर्स्ट। स्मॉलर अमाउंट का चेक फर्स्ट पे करना चाहिए। जहाँ कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल है या इंश्योरेंस कंपनी का, उसको पे करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि उसकी जरूरत ज्यादा होती है। कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जहाँ पे प्रूडेंस यूज करके बैंक को पे करना चाहिए, लेकिन गाइडलाइन में आता है नॉर्मली स्मॉलर अमाउंट के पहले करना चाहिए, जहाँ फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह के फर्स्ट करनी चाहिए। अगर मिनिमम बैलेंस अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है करंट अकाउंट में, बैलेंस है खाते में 15,000 रुपया, 8,000 रुपए का चेक आ गया, तो वो चेक पे करना है। मिनिमम बैलेंस ना होने के कारण, जहाँ बैलेंस मिनिमम बैलेंस से नीचे जा रहा हो तो चेक वापस नहीं कर सकते। बैंक में इम्पोज पेनल्टी फॉर द सेम, पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन चेक वापस नहीं करना अगर मिनिमम बैलेंस से नीचे जा रहा है। चेक पेमेंट के बाद
ड्रार की प्रॉपर्टी बन जाता है, क्योंकि पेज तो ने तो दे दिया। सो एज पर सेक्शन 45Z(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक कैन रिटर्न ड्यूड चेक टू ड्रार एट द ड्रार कॉस्ट आफ्टर कीपिंग फोटोकॉपी। फोटोकॉपी रख के उसको सिग्नेचर उसके करवा के उसको ड्रार को दिए जा सकते हैं। ड्रार रिस्पॉन्सिबल होएगा उसकी प्रिजर्वेशन एज पर रिकॉर्ड मेंटेनेंस रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल है, लेकिन वो उसको अगर चाहिए उसको दे सकता है बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर को क्या प्रोटेक्शन मिलती है? कलेक्शन कलेक्टिंग बैंक की बात करें, when a bank collects a check as an agent of the customer who is having no title to its bank may be held liable for conversion। बैंक कन्वर्शन के लिए लायबल माना जा सकता है। कन्वर्शन क्या होती है? कन्वर्शन होती है इलीगल इंटरफियरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। कन्वर्शन क्या होती है, इसके ऊपर कई बार आता है क्वेश्चन। कन्वर्शन क्या होता है? इलीगल इंटरफियरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। इफ पहले कहते हैं बैंक हैड कलेक्टेड ए चेक क्रॉस जनरली और स्पेशली टू हिमसेल्फ फॉर ए कस्टमर इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, तो बैंक को कलेक्शन मिलती है। लेकिन लेटर ऑन अगर चेक का टाइटल है, जो टाइटल ऑफ द चेक प्रूव्ड डिफेक्टिव, ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर हैविंग रिसीव्ड सच पेमेंट। Protection is available to the collecting banker against liability of conversion of checks under section 131 of Negotiable Instrument Act। सो बैंकर ने अगर आप क्रॉस किया हुआ चेक है, जरूरी है बैंक अगर कलेक्ट करता है तो क्रॉस किया होना चाहिए, या स्पेशल क्रॉसिंग हो अपने नाम उस बैंक के फेवर में, या जनरल क्रॉसिंग हो। क्रॉस होना जरूरी है, कलेक्ट करने से पहले बैंक चेक क्रॉस होना जरूरी है, या स्पेशली हो उस बैंक को, या जनरल हो तो भी चलेगा। गुड फेथ में करे, विदाउट नेग्लिजेंस करे, अपने कस्टमर के लिए करता है। अगर बैंक कलेक्ट क्रॉस चेक को कलेक्ट करता है तो बैंक गेट्स प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगेंस्ट द कन्वर्शन। अगर कस्टमर का मतलब बाद में बैंक प्रोटेक्ट अगर सेटिस्फाई करी है कंडीशन, यानी गुड फेथ की, विदाउट नेग्लिजेंस की, विदाउट सफिशिएंट कॉज टू बिलीव के डिफेक्ट है उसके टाइटल में, तो उसको 131 की प्रोटेक्शन कलेक्टिंग बैंक को मिलेगी। एंडोर्समेंट क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी कि चेक का एक आदमी दूसरे नाम बंदे के नाम पे एंडोर्समेंट कर सकता है। When the maker or holder of a negotiable instrument signs the same for the purpose of a negotiation on the back, या तो चेक के पीछे करेगा एंडोर्समेंट, या फिर एक पीस ऑफ पेपर पे, जिसे अलॉन्जी बोला जाता है, उस पेपर को अलॉन्जी बोला जाता है, उसके ऊपर साइन करता है, या एक स्टैम्प पेपर भी साइन किया जा सकता है, intended to be completed as negotiable instrument। He is said to have endorsed the same and is called endorser। चेक को एंडोर्स करने वाला जो पेई है एंडोर्स कर सकता है। एंडोर्स चेक के पीछे साइन कर लिख सकता है पे टू राम। अगर किसी भी जिसके भी फेवर में चेक है, पेई जो है, पेई उसकी एंडोर्स करेगा, या तो चेक के पीछे करेगा, या स्लिप ऑफ पेपर सेपरेटली चेक के साथ अटैच कर देगा, उस पेपर को अलॉन्जी बोलते हैं, या एक स्टैम्प पेपर एग्जीक्यूट कर देगा जिसके ऊपर वो एंडोर्समेंट करेगा। प्रैक्टिस में ना अलॉन्जी होती है ना स्टैम्प पेपर होता है, चेक के पीछे ही होता है, एंडोर्समेंट जो होती है। Generally, endorsement is done on the back of instrument generally, but if endorsement is done on piece of paper attached to instrument, it is also a valid instrument। उस piece of paper को क्या बोलते हैं? अलॉन्जी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आता है। उस piece of paper को अलॉन्जी बोला जाता है। रिस्ट्रिक्टेड एंडोर्समेंट क्या होती है? सेक्शन 50 में दिया है, एंडोर्समेंट प्रोहिबिट्स एंड रिस्ट्रिक्ट्स फर्दर नेगोशिएबिलिटी। मान लीजिए लिखा है पे राम ओनली, जैसे शाम की फेवर में चेक है, शाम ने उसके पीछे लिख दिया पे राम ओनली, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कर दी उसने, मतलब आगे कहने का मतलब राम को ही पे करना, राम आगे उसकी एंडोर्समेंट नहीं कर सकता। क्योंकि साइंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट सेक्शन 52 में दी गया है। एंडोर्सर एंडोर्स ऐसे करता है कि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, विदाउट रिकॉर्स टू भी लिख देता है, तो उसकी खुद की उस बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह में होता है ये, तो उसकी खुद की जिम्मेवारी उसके ऊपर नहीं होती रहेगी। जब वो साइंस रिकॉर्ड्स का मतलब जो एंडोर्समेंट कर रहा है आदमी, उसकी खुद की जिम्मेवारी उसमें नहीं रहेगी। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या होती है? वेयर एंडोर्सर रिड्यूसेस हिज ओन राइट्स और इंक्रीजेस हिज लायबिलिटी बाय एक्सप्रेस वर्ड। जैसे कि वो लिख देता है नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, मतलब कहता है मेरे को डिसऑनर का नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, मेरी जिम्मेवारी रहेगी। यानी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने राइट्स को रिड्यूस कर लेता है, अपनी लायबिलिटी बढ़ा लेता है।
इस तरह की इंडोर्समेंट को फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट कहा जाता है, जिसमें इंडोर्सर है जो अपने राइट्स को कर्टेल कर लेता है, अपनी लायबिलिटी बढ़ा लेता है, अपनी जिम्मेवारियां बढ़ा लेता है एक तरह से, बाई राइटिंग नोटिस ऑफ ऑन डिसऑनर बिहेव्ड एज तरह की चीजें। बियर इंस्ट्रूमेंट में इंडोर्समेंट कैसे होती है? मेयरली डिलीवरी। इंडोर्समेंट के लिए कोई सिग्नेचर जरूरी नहीं है बियर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। बियर इंस्ट्रूमेंट जो भी बैंक में लेके आ गया उसको पेमेंट उसकी कर देनी होती है। बियरर के केस में कोई इंडोर्समेंट है या नहीं है, कौन आया है आपके पास लेके, किसके नाम का पेई कौन है, उसके पीछे क्या इंडोर्समेंट है, बियरर के केस में कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। बियरर के केस में तो पुराने जमाने में तो ये कहा जाता था, पुरानी लॉ बैंकिंग लॉ की किताबों में आपको ये मिलेगा कि अगर एक कुत्ता आ गया, डॉग आ गया मुंह में चेक लेके, तो उसे चेक लेके उसके मुंह में पैसे दे देने हैं। ये एक मतलब एक जस्ट एक पुरानी ला की किताबों में जस्ट समझाने के लिए लिखा है। इनका मतलब ये होता है कि कोई प्रैक्टिकली ऐसे नहीं करना कि कुत्ता आ गया तो उसको पेमेंट कर देनी है। उनके कहने का मतलब ये था कि जो भी आ गया, एनी बॉडी एनी पर्सन चेक को लेके आ गया, इररिस्पेक्टिव के कौन है कौन नहीं, बियर इंस्ट्रूमेंट की दे देनी है। लेकिन एट द सेम टाइम बैंकर के ऊपर और भी तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, उसको ये देखना तो पड़ेगा ना कि जो बियर लेके आ रहा है क्या ये वाकई ओनर है, कहीं चोरी का चेक तो नहीं है, पता चल जाता है उसकी कंडक्ट से, बिहेवियर से। तो ये बहुत सारी लॉ कहता है कि जो बियर है उसको पेमेंट कर देनी है, लेकिन प्रैक्टिस में हमने जा ये कह लो कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स करनी है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स में अगर कोई डाउट हो जाता है तो पेमेंट नहीं भी करनी। इस तरह की प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज बियर इंस्ट्रूमेंट की अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बियर इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट है जो नेगोशिएशन है, दैट इज कंप्लीटेड बाय मेयर डिलीवरी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में नेगोशिएशन कंप्लीट होती है, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों करनी होती है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है जो, उसके पीछे एंडोर्समेंट भी चाहिए, डिलीवरी भी चाहिए। बियर इंस्ट्रूमेंट में अकेली एंडोर्समेंट, अकेली डिलीवरी से एंडोर्समेंट कंप्लीट हो जाती है, नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाती है। क्रॉसिंग क्या होती है? चेक क्रॉस चेक बेसिकली क्या होता है? क्रॉस चेक, बियर चेक होता है, कैश पेमेंट हो सकती है, अनक्रॉस चेक बियर भी हो सकता है, ऑर्डर चेक भी हो सकता है। जो क्रॉस नहीं है उसकी पेमेंट कैश हो सकती है, जो चेक क्रॉस हो गया उसके बैंक अकाउंट के थ्रू ही होएगी। क्रॉसिंग दो तरह की होती है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का मतलब बैंक अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट होगी। स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम लिखा होता है, जिस बैंक का नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसी बैंक के थ्रू पेमेंट होगी। तो जनरल क्रॉसिंग में पेमेंट कैन बी मेड थ्रू एनी बैंक, व्हाइल इन स्पेशल क्रॉसिंग इट कैन बी मेड ओनली थ्रू ए स्पेसिफाइड बैंकर जिसका नाम लिखा हुआ है। However, in any case, payment has to be made through bank account only. So check can be deposited in the account of customer only. जनरल क्रॉसिंग सेक्शन 123 में डिफाइन किया गया है। जनरल क्रॉसिंग क्या है? चेक के ऊपर दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन है, कहीं पे भी चेक पे किसी भी कॉर्नर पे हो सकती है, बीच में हो सकती है। ट्रू ट्रांसवर्स लाइन है, उसके अंदर एंड को नॉट नेगोशिएबल कुछ भी लिखा हो सकता है, अकाउंट पे ही लिखा है या नहीं लिखा, दो लाइनें लिखी होनी लगी होनी जरूरी है। जनरल क्रॉसिंग में दो लाइनें सिग्निफिकेंट हैं, दो लाइन पैरेलल लाइंस। क्रॉसिंग कैन बी इन फेवर ऑफ ओनली वन बैंक, और वन बैंक कैन बी द एजेंट ऑफ अनदर बैंक। जब कोई कलेक्शन के लिए भेजा जाता है चेक को, वहां पे उस छोटी जगह है मान लीजिए, वहां के पे बैंक का खुद का ब्रांच नहीं है, तो दूसरे बैंक को एजेंट के तौर पे वो चेक भेजेगा, वो वहां से आरटीजीएस आ जाएगा या कुछ पेमेंट किसी भी मोड से आ जाएगी, लेकिन उसको एजेंट के तौर पे दिया। यानी कहने का मतलब नॉर्मली क्रॉसिंग हैज टू बी इन फेवर ऑफ ओनली वन बैंक, हाउएवर वन बैंक कैन एक्ट एज एजेंट ऑफ अदर बैंक। तो क्रॉसिंग when a check bears across the face and additional name of the bank with or without transverse line, check shall be deemed to cross specially to that bank. स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम जरूरी है, लाइनें जरूरी नहीं है। जनरल क्रॉसिंग में लाइनें जरूरी है, पैरेलल लाइन होनी जरूरी है। स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम होना जरूरी है, लाइन के अंदर हो या बिना लाइन के अंदर हो तो भी उसे स्पेशल क्रॉसिंग माना जाता है। अगर बैंक का नाम उसके ऊपर चेक के ऊपर लिखा हुआ है, इट विल बी ट्रीटेड के उस बैंक की फेवर में ये स्पेशल क्रॉसिंग है, चाहे पैरेलल लाइन के अंदर रहा है बैंक का नाम या वैसे है बैंक चेक के फेस के ऊपर कहीं भी बैंक का नाम लिखा हुआ है, इट विल बी ट्रीटेड एज स्पेशली क्रॉस टू दैट बैंक। अकाउंट पे ही क्रॉसिंग है जो, ये किसी लॉ में कहीं पे डेफिनेशन इसकी नहीं दी गई, बैंकिंग प्रैक्टिस से ही इवॉल्व हुआ है, लेकिन ये इवॉल्व्ड है, बैंकिंग प्रैक्टिस इवॉल्व हुई है। सो ये रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है कि कलेक्टिंग बैंकर को डायरेक्शन है, अकाउंट पे क्रॉसिंग क्या है, कलेक्टिंग बैंकर को डायरेक्शन है कि इट शुड बी कलेक्टेड फॉर दी
नेम्ड पेई ओनली, जो पेई है पेई के अकाउंट में ही इसके लिए कलेक्शन करनी है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग जो होती है ये ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। However, a person who takes a check marked not negotiable does not acquire and cannot give to better title than the person from whom he takes the check. देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो ही कैन पास ए बेटर टाइटल, जो होल्डर है बंदा जिसके पास है दूसरे को दे दिया, चोरी का भी था लेकिन जिसके पास चला गया उसने गुड फेथ में फॉर कंसिडरेशन अगर ले लिया तो उसको बेटर टाइटल मिल जाता है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर कोई चोरी की चीज खरीद लेता है तो उसका टाइटल बेटर नहीं होता। चोरी जब भी पुलिस आती है तो रिकवरी की जा सकती है, नुकसान में रहता है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है बेटर टाइटल पास कर सकता है। लेकिन अगर क्रॉसिंग में नॉट नेगोशिएबल कर दिया तो उसका जो बेटर टाइटल पास करने की जो कैपेबिलिटी है वो टेक अवे कर ली जाती है, वापस ले ली जाती है। सो इट इज डायरेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर के जब कलेक्टिंग और किसी पे के अलावा और किसी के खाते में कलेक्शन आपने नहीं करनी तो आपको कन्वर्शन के लिए भी लायबल माना जा सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट बेटर टाइटल पास नहीं कर सकता, तो केयरफुली काम कीजिए। Cancellation of crossing can be done by drawer only, adding the word cancel, crossing cancelled or pay cash. क्रॉसिंग कैंसिल की जा सकती है फुल सिग्नेचर से, ये लिख के क्रॉसिंग कैंसिल्ड या पे कैश एंड प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड विद फुल सिग्नेचर। क्योंकि कस्टमर के सिग्नेचर चेक के ऊपर होते हैं इसलिए फोर्जरी के मैक्सिमम चांसेज हैं। तो कस्टमर को नॉर्मली ही शुड बी आस्क्ड टू इशू फ्रेश चेक एक्सेप्ट फॉर केयरफुली ascertaining the genuineness of the signature there is no bar। चेक इस तरह के चेक पेमेंट करने के ऊपर कोई बार नहीं है, कानूनन तौर पे चेक इस तरह का पे करने पे कोई पाबंदी, कोई बैन, कोई बार नहीं है। क्रॉसिंग ऑर्डर चेक पे भी हो सकती है, बियर चेक पे भी हो सकती है। प्रैक्टिकली बेसिकली तो ये है बियर चेक पे अगर क्रॉसिंग है इसका मतलब अकाउंट में क्रेडिट होगा, किसी के भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। जैसे बियर चेक किसी को भी पेमेंट मिल जाती है, बियर चेक अगर क्रॉस हो गया तो किसी के भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, रिवाज नहीं है, सिस्टम नहीं है। मैंने अपनी 40 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा कि किसी और के खाते में चेक होता, तो प्रैक्टिस नहीं है इसमें। लेकिन लीगली बियर चेक क्रॉस हो गया तो किसी के भी खाते में जमा हो सकता है। क्रॉसिंग बियर चेक पे भी हो सकती है, ऑर्डर चेक के पे भी। ऑर्डर चेक पे है बियरिंग तो जिसके नाम पे पे ही है, या उसने आगे किसी को ऑर्डर करके एंडोर्समेंट किया है उसी के खाते में क्रेडिट हो सकता है। बियर के केस में किसी भी बियर के खाते में कानूनी तौर पे हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता। क्रॉसिंग कैन बी एडेड ओनली टू चेक्स, बैंकर चेक्स एंड ड्राफ्ट एंड नॉट टू बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट है जो उसके ऊपर क्रॉसिंग नहीं होती, सिर्फ चेकों के ऊपर होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। बेसिकली चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये क्या है? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, तीनों सेक्शन 4, 5, 6 है। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी। बिल ऑफ एक्सचेंज बी से शुरू होता है, चेक सी से। तीसरा जो प्रोमिसरी नोट है, बी और सी को पीछे लगा लो, जो रह गया उसको ए लगा लो, प्रोमिसरी नोट को ए पे लगा लो। तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, सीरियटम इस तरह कर लो 4, 5, 6। बिल बी बिल ऑफ एक्सचेंज, सी चेक। सो जो तीसरा बचेगा प्रोमिसरी नोट उसको आगे लगा लो, ए बी सी। ए से शुरू होने वाला ए नहीं है, वैसे ही लगा लो उसको ए। बिल ऑफ एक्सचेंज बी से शुरू होता है, चेक सी से होता है। सो बी के बाद सी आता है, 5 के बाद 6, बी से पहले जो तीसरा रहेगा 4। सो सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन है, सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज की, सेक्शन 6 में चेक की। मतलब ए बी सी इस तरह याद कर रखने का एक तरीका है। अगर आपको ठीक लगे तो इसको अडॉप्ट कर लेना, मैंने तो ये अडॉप्ट किया हुआ था। बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, जिसे ड्रार बोला जाता है, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे, सर्टेन पर्सन जिसको ड्राई बोला जाता है। ये सर्टेन सम ऑफ मनी, मनी ही होती है, एंड मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन पे जिसे बोला जाता है, और टू द बियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, राइटिंग में अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है, किसके द्वारा? ड्रार द्वारा, जो साइन कर रहा है। दूसरे आदमी को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, दूसरा आदमी कौन होता है? ड्राई। कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी, मनी ही होना चाहिए इसमें, क्वांटिटी कोई आइटम कोई गुड्स नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, जो पेई है उसको या उसके ऑर्डर वाले बंदे को पेमेंट करनी है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है।
For classifying a bill as inland, it is compulsory that it should be drawn or made in India. It should be drawn or made in India. If not, it is a foreign bill. अगर इंडिया में ड्रान और मेड नहीं है तो ये फॉरेन बिल माना जाएगा। ठीक है। बिल रिप्रेजेंटिंग जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है बेसिकली वो ट्रेड बिल होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ होता है बेसिकली, जब किसी आदमी ने कोई स्टॉक कोई गुड्स सेल की, वो डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्ट के, रेलवे रिसीट या मोटर ट्रांसपोर्ट रिसीट, साथ में एक बिल जिसे बिल्टी बोलते हैं। बिल का बिजनेस पहले बहुत होता था, अब थोड़ा सा कम है। वो बिल भेज देता है, लेकिन एलसी में अभी भी चलता है, या तो एलसी हो उसके साथ, अगर एलसी नहीं भी है तो अकेला बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। वो बिल ऑफ एक्सचेंज में वो जो आदमी गुड भेज रहा है, सेल कर रहा है, वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज उसके नाम, जो परचेजर है, परचेजर के नाम एक तरह का ऑर्डर होता है। परचेजर को एक डायरेक्शन होती है कि पे कर देना, जो इसका पे ही है। सो उसको ये बायर को जो इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने पे कर देना, तो बायर पे करता है। जो बायर है, बायर इसमें ड्राई होता है, ठीक है। जो सेलर है वो ड्रार होता है। जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं है, उस फालतू उसने बिल वैसे ही क्योंकि बिल बेसिकली बैंकों से डिस्काउंट हो जाता है। जब कई बार क्या होता है, ड्यू डेट होती है उसकी, ड्यू डेट के बाद पेमेंट होनी है, तो बैंक से डिस्काउंट इंटरिम पीरियड के लिए बैंकों से डिस्काउंट हो जाता है। कई बार बिना कोई जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन के ही बिल किसी ने इशू कर दिया, तो उसको काइट फ्लाइंग बोलते हैं। ड्राइंग और एक्सेप्टिंग अकोमोडेशन बिल, इस कारण उसे अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। अकोमोडेशन बिल को ड्रा करने को काइट फ्लाइंग बोलते हैं। काइट फ्लाइंग, पतंगा डाला। सेक्शन 63 में टाइम दिया गया एक्सेप्ट करने का, पब्लिक हॉलिडे को छोड़ के 48 आवर्स का टाइम मिलता है ड्राई को एक्सेप्ट करने के लिए, प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस के बाद। अगर होल्डर अलाउ करता है टाइम फॉर मोर देन 48 आवर्स, उसकी पिछली सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं। जैसे पिछली सारी पार्टीज का मतलब एंडोर्समेंट की हुई होती है, जितनी ए ने बी को, बी ने सी को, पिछली सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं अगर उसने टाइम 48 आवर्स से ज्यादा कर दे दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट है, जो प्रेजेंट करना है ड्राई को विद इन रीजनेबल टाइम, अगर कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई किया। एंड इन बिजनेस आवर्स एंड ऑन बिजनेस डे, बिजनेस डे में, वर्किंग डे को बैंकिंग आवर्स में ही प्रेजेंट करना, बैंक नहीं बिजनेस आवर्स में जो उसके दुकानदार के हैं। ड्यू कब होता है, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंट, कोई नहीं लिखा तो उसका थर्ड डे आफ्टर द डेट ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल, उसके 3 दिन के बाद, तीसरे दिन। जब कोई ड्यू डेट पहले ही मेंशन कर दी, कैलकुलेट कर दी, साथ में लिख दिया कि ग्रेस पीरियड नहीं है, तो ग्रेस पीरियड नहीं होगा। ड्रार को राइट है कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रोविजन को ग्रेस पीरियड के, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा ही मिलेगा। डिसऑनर कैसे होता है बिल, नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट नहीं किया जा, एक्सेप्टेंस के बाद ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करी, तो उसको डिसऑनर करना बोलते हैं। एक नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इज ऑप्शनल इन केस ऑफ इंग्लैंड वेल्स बट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ फॉरेन वेल। फॉरेन वेल के केस में ये कंपल्सरी है, डोमेस्टिक जो इंग्लैंड वेल के केस में ये ऑप्शनल है। नोटिंग क्या होती है, नोटिंग होती है व्हेन ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, होल्डर मे विद इन ए रीजनेबल टाइम cause such dishonor to be noted and certified by notary public. Such certificate is called protest. बेसिकली जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, तो नोटरी पब्लिक के पास जाके उसका जो होल्डर है, जब पेई है, उसको नोट विद इन रीजनेबल टाइम उसकी नोटिंग करवा देता है। वो नोटरी पब्लिक उसे का एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उस सर्टिफिकेट को प्रोटेस्ट बोलते हैं। तो नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, सेक्शन 99 में नोटिंग है, सेक्शन 100 में प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट है। तो नोटिंग करवानी है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग जब कोई प्रोमिसरी बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लागू होता है, चेकों के ऊपर ये लागू नहीं होता। चेक डिसऑनर हो जाए तो सेक्शन 138 में केस किया जाता है।
ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो जाए तो सेक्शन 99 में नोटिंग करवाई जाती है, 100 में प्रोटेस्ट के तौर प्रोटेस्ट बोला जाता है, सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करनी है? ड्यू डेट कैलकुलेशन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। ड्यू डेट करते समय 3 दिन ग्रेस के ऐड करने हैं, सेक्शन 22 कहता है। इफ द ड्यू डेट इज मेंशन्ड देन ग्रेस पीरियड इज नॉट टू बी अलाउड। अगर ड्यू डेट स्पेसिफाई कैलकुलेट करके उसमें दे दी इतने 18 मार्च 19 मार्च, तो ड्यू डेट नहीं लगे, ग्रेस पीरियड नहीं उसमें मिलेगा। कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ग्रेस पीरियड नहीं होता। यूसेंस पीरियड अगर मंथ्स में लिखा हुआ है 3 महीने मान लो, तो 3 महीने फिर भी 3 दिन फिर भी ऐड करने हैं। मान लो बिल 5 मई का है, पेबल 1 मंथ आफ्टर डेट, तो 5 मई के बाद 5 जून और 3 दिन और ऐड होके 8 जून हो जाएगी उसकी ड्यू डेट। इफ नंबर ऑफ डेज आर गिवन 3 डेज आर टू बी एडेड। मान लीजिए बिल है 4 मई का, पेबल 45 डेज आफ्टर डेट, तो इसमें 4 मई का था, 4 मई के 45 दिन के बाद पेबल था, 3 दिन ग्रेस पीरियड के थे, 45 और 3 48, 48 ऐड करने हैं 4 में, 4 में 48 ऐड करके 50 तो ड्यू डेट बन गई 52, बेसिकली 52 मई बन गई। इसको 52 मई मान लीजिए आप, 52 मई कैलकुलेट करने के लिए। 4 मई का बिल था, 45 दिन के बाद था, 3 दिन ग्रेस थे, 4 और 45 49 और 3 52, 52 मई, 52 मई उसकी ड्यू डेट होगी। 52, लेकिन क्योंकि मई महीना 31 का ही है, 52 में से 52 में से 31 निकाल दीजिए तो अगले 21 होगी जी। सो 52 मई इज इक्वल टू 21 जून, 21 जून उसकी ड्यू डेट हो जाएगी। सो जब डे लिखे होते हैं आप कैलकुलेट करने के लिए उतनी बना लीजिए। 4 मई है, 45 दिन के बाद है, 3 दिन ग्रेस पीरियड के, 45 3 48 और 4 52, 52 मई उसकी ड्यू डेट बनी। 52 मई को अगले महीने जून में कन्वर्ट करने के लिए मई कितने महीने का, 31 दिन का महीना है, 52 में से 31 निकाल दो तो 21 जून हो जाएगा। ये मतलब 48 की भी ठीक है, ये कैलकुलेट करने का यही तरीका जो मैंने बताया ये बेटर है, दूसरे में दूसरा तरीका बताया गया। इफ द कंसर्न ड्यू डेट फॉल्स ऑन इम्पॉसिबल डेट, मान लीजिए बिल है 31 जनवरी का, पेबल 1 मंथ आफ्टर डेट, इट बी पेबल ऑन लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लास्ट डे नेक्स्ट मंथ का फरवरी, 28 फरवरी है या 29 फरवरी है, डिपेंडिंग अपॉन के लीप ईयर है या नहीं। उसके अंदर 3 दिन ग्रेस के, 1 2 3, 3 मार्च को ड्यू होएगा वो। जो इम्पॉसिबल डेट को होता है वो जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट डे ऑफ द मंथ को है, इम्पॉसिबल डेट है तो वो लास्ट डे ऑफ द मंथ को ही पेबल होगा, उसके ऊपर ग्रेस पीरियड लगेगा। अगर पब्लिक हॉलीडे है सेक्शन 25 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, इट विल बी पेबल ऑन नेक्स्ट प्रीसीडिंग डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले दिन नहीं। प्रीसीडिंग का मतलब होता है एक दिन पहले। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में छुट्टी आ गई तो उससे एक दिन पहले ये पेबल होगा। वर्ड्समैन स्कीम थोड़ी सी लंबी है, इसको नेक्स्ट उसमें करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? बर्ड्समैन स्कीम रहेगी, और बर्ड्समैन क्योंकि आरबीआई की है, उसी तरह के आरबीआई के जो करेंसी चेस्ट के रूल हैं, करेंसी चेस्ट की पेनल्टीज हैं, नोट एक्सेप्टेंस करने के लिए गाइडलाइंस हैं, नोट एक्सचेंज की गाइडलाइंस है, इस तरह सारे का इस सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक नेक्स्ट सेशन, इसका नेक्स्ट सेशन इसके बाद करेंगे। वो मैं सोच रहा था आज शाम को शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी कहीं बाहर जाना पड़ गया। वो कल सुबह होगा उसका सेशन। कल सुबह कल सुबह आपको अवेलेबल होगा, सुबह 10, कल दिन में अवेलेबल हो जाएगा किसी, कल 11 बजे कर देंगे, कल 11 बजे आपको अवेलेबल होगा, कल 11 बजे अवेलेबल होगा, 11 बजे कल, जिसके अंदर अम्बर्ट्समैन इंटीग्रेटेड अम्बर्ट्समैन, क्योंकि अम्बर्ट्समैन स्कीम सारी चेंज हुई है, इंटरनल अम्बर्ट्समैन, करेंसी चेस्ट की गाइडलाइन, उसके कल 11 बजे आपको अवेलेबल होगा उसका। अगर आज टाइम मिल पाया तो आज भी कर दूंगा, मैं चेक कर लेना, नहीं करूँगा, फर्म रहना चाहिए, कल 11 बजे ही ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? 15/4/87 से शुरू हुआ था। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
87 से हुआ था। पहले ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 होता था, अब चेंज हो गया सारा, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बन गया उस पुराने वाले को चेंज करके। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेस करने, डेफिशिएंसी इन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कोई कंज्यूमर, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसको कंप्लेंट को फाइल कर सकती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 तरह के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट का जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कमीशन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल इसका फोरम है, उसकी जुरिडिक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 50 लाख। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 50 लाख से एक्सीड नहीं करती, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रीव्यू में आता है। State Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where value of goods or services paid as consideration exceeds rupees 50 lakh, but does not exceed rupees 2 crore. 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक, डज नॉट एक्सीड यानी 2 करोड़ तक आ गया, 50 से ऊपर 2 करोड़ तक। पहले वाली 50 तक थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ये 50 से ऊपर 2 करोड़ तक हो गया स्टेट कमीशन। 50 लाख से ऊपर डज नॉट एक्सीड, 50 लाख तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन था, 50 से ऊपर 2 करोड़ तक डज नॉट एक्सीड रुपीज 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ तक स्टेट कमीशन हो गया। नेशनल कमीशन की है जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही है, 2 करोड़ से ऊपर अगर वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो कंसिडरेशन की, तो नेशनल कमीशन में सीधा केस जाएगा। अदरवाइज क्या है, अगर 50 लाख से नीचे का डज नॉट एक्सीड 50 लाख है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन उसका फैसला करेगा, लेकिन उसके फैसले के अगेंस्ट स्टेट कमीशन में अपील की जा सकती है, स्टेट कमीशन के फैसले के अगेंस्ट, डिसीजन के अगेंस्ट नेशनल कमीशन में अपील की जा सकती है, नेशनल कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन अगर किसी का 50 लाख से ऊपर का है, 1 करोड़ रुपए का है सब्जेक्ट मैटर, तो वो सीधी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में ना जाके स्टेट कमीशन में जाएगी। किसी का 2 करोड़ से ऊपर है तो सीधी नेशनल कमीशन में जाएगी, नीचे वाले कोर्ट में नहीं जाएगी, उसकी सीधी अपील सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। ठीक है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ये अमाउंट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे चेंज हुए, 2-3 बार चेंज हो गए। पहले बहुत ज्यादा हो गए, कर दिए थे, पहले कम होते थे, फिर ज्यादा कर दिए, फिर मॉडरेट कर दिए। अब लेटेस्ट जो मैंने सामने डिस्प्ले किए हैं, ये अमाउंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरम की जुरिडिक्शन, ये चेंज 2-3 बार चेंज होगी रिसेंट पास्ट में, अब लेटेस्ट यही चल रही है। लिमिटेशन पीरियड कंप्लेंट लॉन्च करने का 2 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन से 2 साल, जिस डेट को काज ऑफ एक्शन, जिस दिन को उसको डेफिशिएंसी हुई, ठीक है, जिस दिन उसने परचेज किया और डेफिशिएंट सर्विसेज उसने परचेज की। इसमें सर्विसेज भी आ जाती हैं, बैंक की जो बैंकिंग सर्विसेज भी इसके दायरे में आती हैं, इसलिए इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक को भी लोग कंज्यूमर फॉर्म में ले जाते हैं अक्सर डेफिशिएंसी के कहते हैं। एडमिसिबिलिटी डिसाइड करनी है 21 डेज ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने जो प्रोवाइड किया हुआ है, जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, जो स्टेट फॉर्म है, जो नेशनल फॉर्म है, एडमिसिबिलिटी डिसाइड करेगी विद इन 21 डेज ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट। डिसीजन इज टू बी टेकन विद इन 3 मंथ विदाउट एनालिसिस। अगर कोई एनालिसिस करना है तो विद इन 5 मंथ। डिसीजन कितने पीरियड में लेना है? 3 महीने में। अगर कोई एनालिसिस करना है, कोई एनालिसिस नहीं करना तो 5 महीने में। अब करते हैं बात हम डीआईसीजीसी की। डीआईसीजीसी क्या है? डीआईसीजीसी बेसिकली फुल फॉर्म इसकी क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट्स सभी बैंकों के इंश्योर किए जाते हैं डीआईसीजीसी द्वारा। हर बैंक का डिपॉजिट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 लाख फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी ऑन द डेट ऑफ फेलियर ऑफ द बैंक। जिस डेट को फेल हुआ बैंक फेल हो जाए, अगर बैंक फेल के अगेंस्ट ये बेसिकली प्रोटेक्शन है डीआईसीजीसी से। 5 लाख रुपए तक का एक आदमी का अकाउंट कवर्ड है, सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी में, डेट बैंक फेल होने वाले दिन 5 लाख रुपए तक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एक पर पर्सन कह लो, पर बेसिकली सेम राइट्स में, अगर अकाउंट सेम राइट एंड सेम कैपेसिटी का। कोऑपरेटिव बैंक्स कवर्ड है इसमें, प्राइवेट बैंक्स कवर्ड है, फॉरेन बैंक्स कवर्ड है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज कवर्ड नहीं है।
प्रीमियम चार्ज होता है 12 पैसे 12 पैसे पर ₹100 पेबल हाफ ईयरली इन एडवांस विद इन 2 मंथ। 12 पैसे पर ₹100 प्रीमियम है, हाफ ईयरली पे होगा। ठीक है, हाफ ईयरली 6 पैसे लेनी, हाफ में टोटल 12 पैसे पर 100 है ना, 12 पैसे पर ₹100 पर एनम, पेबल हाफ ईयरली, एडवांस में पे करना है अगले साल का, अगले हाफ ईयर का, विद इन 2 मंथ ऑफ बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर, विद इन 2 मंथ ऑफ बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर पे करना है। अगर डिले हो जाए तो बैंक रेट प्लस 8% पे प्रीमियम के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, बैंक ने पे राइट टाइम पे नहीं किया। सो डीएसीजीसी का प्रीमियम हाफ ईयर शुरू होने पे करना है विद इन 2 मंथ। अगर पे नहीं किया टाइम पे, बैंक रेट प्लस 8% पे ब्याज लगेगा। इस रेट पे लिखा है 12 पैसे पर ₹100 पर एनम, हाफ ईयरली पे करना है। ठीक है, all funds in the same type of ownership at the same bank are added together before deposit insurance is determined। सेम टाइप ऑफ ओनरशिप में जो अकाउंट्स हैं वो सेम टाइप ऑफ ओनरशिप वाले अकाउंट मतलब 5 लाख तक कवर्ड है। इफ द फंड्स आर इन डिफरेंट टाइप ऑफ ओनरशिप, डिफरेंट टाइप ऑफ ओनरशिप में या डिफरेंट बैंकों में तो सेपरेट इंश्योरेंस होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ ओनरशिप में डिफरेंट इंश्योरेंस, सेपरेट इंश्योरेंस होगा उसका। सेम टाइप ऑफ ओनरशिप में 5 लाख रुपए तक का कवर है। Banks have the right to set off their dues from the amount of deposits as on cut off date। कट ऑफ डेट को अगर किसी का डिपॉजिट भी है और उसका लोन भी था तो बैंक्स के पास राइट है, पहले आप बैंक को उस डिपॉजिट को अपने लोन के साथ भी सेट ऑफ कर सकता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस इज अवेलेबल आफ्टर नेटिंग ऑफ सच ड्यूज। नेटिंग करने के बाद जो डिपॉजिट बचेगा उसके ऊपर क्लेम अवेलेबल होगा, उसके ऊपर क्लेम अवेलेबल होगा। ये 2-3 टर्म है, चलो आगे कर लेते हैं, ज्यादा आज के टॉपिक से तो लिंक नहीं है। ग्रीन बैक क्या होता है? यूएस डॉलर को ग्रीन बैक बोला जाता है, अक्सर क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। एवरग्रीनिंग एक टर्म होती है। एवरग्रीनिंग क्या होती है? फ्रेश लोन देना पिछले लोन को एडजस्ट करने के लिए। कई बार एनपी क्लासिफिकेशन अवॉइड करने के लिए कुछ लोग करते हैं, ये करना नहीं चाहिए। बैंक कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, उसे एवरग्रीनिंग बोला जाता है। नया लोन दिया, पिछले लोन को एडजस्ट किया, उसको एवरग्रीनिंग बोला जाता है। मून लाइटिंग एक टर्म रिसेंटली आई है। मून लाइटिंग क्या है? जब एक एम्प्लॉय ऑफ वन कंपनी, किसी एम्प्लॉय काम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो अपनी कंपनी के काम के साथ साथ किसी का साइड बिजनेस के तौर पे किसी और कंपनी का काम करने लग जाता है। ये कोविड में बहुत हुआ, कल्चर हुआ वर्क फ्रॉम होम का। एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी मिली एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने की। तो मेनी कंपनीज हैव नाउ बैंड दिस प्रैक्टिस। सो इस तरह की प्रैक्टिस जिससे आदमी वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहा है, अपने एम्प्लॉयर के लिए ही अकेले के लिए काम ना करके किसी और का काम भी साइड बिजनेस के तौर पे करता रहे, इस तरह के काम करने को मून लाइटिंग बोलते हैं। मून की लाइट में बैठ के दूसरे का काम करना। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं न्यू प्रोजेक्ट, फ्रेश प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाते हैं। ब्राउन फील्ड होता है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। आज के लिए इतना ही। कल 11 बजे फिर मिलेंगे, सुबह 11 बजे। कल 2 सेशन होंगे, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। थैंक यू।